हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हमें क्या स्टडी करना है? आज के इस वीडियो में हमें टू केस स्टडी को स्टडी करना है। एक केस स्टडी होगी चाइना के ऊपर एंड दूसरी केस स्टडी होगी आपकी मेक्सिको के ऊपर। इन दोनों केस स्टडी को स्टडी करने के बाद में हम देखेंगे क्या चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसी तरह से हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे क्या मेक्सिको एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम चाइना की केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि चाइना में आखिर हो क्या रहा है एंड लास्ट में हम देखेंगे चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं। तो देखते हैं चाइना में क्या होता है। चाइना में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद में यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। एंड इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं? पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं इनको इलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन कराए जाते हैं। चाइना की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि नेशनल पीपल कांग्रेस क्या चीज है। तो ये एक नाम है चाइना की पार्लियामेंट का। जिस तरह से इंडिया की पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट या फिर संसद कहते हैं, इसी तरह से जो आपकी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम होता है नेशनल असेंबली। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चाइना की। तो चाइना में जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस के पास में राइट है, पावर भी है कि वो चाइना के प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकती है। नेशनल पीपल कांग्रेस है पावर टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? तो आपका आंसर होगा नेशनल पीपल कांग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल पीपल कांग्रेस में लगभग 3000 मेंबर्स हैं एंड जी मेंबर्स ऑल ओवर द कंट्री से इलेक्ट किए जाते हैं। ऑल ओवर द कंट्री। कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो आर्मी के द्वारा से इलेक्ट किए जाते हैं। सम ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय आर्मी। सम मेंबर्स इलेक्टेड बाय आर्मी। चाइना में जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? तो उसमें एक पार्टी है, इसका नाम क्या है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो आप लिख सकते हैं यहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या इसकी अलाइड पार्टीज। अलाइड का मतलब होता है सहयोगी, यानी कि कुछ पार्टी ऐसी होंगी जिन्होंने अपना सपोर्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को दे रखा होगा। तो चाइना के अंदर सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या उसकी सहयोगी पार्टी इलेक्शन को लड़ सकती है। इनके अलावा कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन को लड़ नहीं सकती है। इसी तरह से कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन को लड़ना चाहता है, सपोज कोई एक पर्सन है जो चाइना के अंदर इलेक्शन को लड़ना चाहता है, तो उस कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होगा। इफ ए कैंडिडेट वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन। कंटेस्ट का मतलब होता है इलेक्शन लड़ना, ठीक है। देन ही should need the approval of Chinese Communist Party। तो जान सकते हैं if a candidate want to contest election he need approval of Chinese Communist Party। Chinese Communist Party। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि चाइना में सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या उसकी सहयोगी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। तो क्या होगा?
जब चाइना में सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो कौन जीतेगा? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीतेगी। या सपोज इनकी सहयोगी पार्टी जीत जाती है, जिन्हें हम कहते हैं अलाइड पार्टीज, तो हो क्या रहा है, अलाइड पार्टी जीत रही है ना, तो उसके वोट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माने जाएंगे। तो एट लास्ट जीतेगा कौन? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही जीतेंगे। तो इस तरह से चाइना के अंदर सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही गवर्नमेंट बनती है। तो ये था केस स्टडी चाइना के बारे में। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन को स्टडी करना होता है। क्वेश्चन क्या होता है आपका? क्वेश्चन है, इज चाइना ए डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट? जो क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नो। चाइना को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि इसके कई सारे रीजन हैं। आप देखिए, आपने यहाँ पे स्टडी किया था, चाइना में इलेक्शन होते हैं 5 इयर्स के बाद में। तो यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, तो कोई भी पर्सन कह सकता है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस पॉइंट को हम देखते हैं तो चाइना आपकी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और आपने देखा कि यहाँ पे इलेक्शन किए जाते हैं पार्लियामेंट के लिए, एंड यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्शन कराने से जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो पूरे देश से इलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि जो 3000 मेंबर्स इलेक्ट किए गए वो किसी एक एरिया से इलेक्ट नहीं किए गए, वो पूरी कंट्री से इलेक्ट किए गए। इस पॉइंट को देखने के बाद में कोई पर्सन कह सकता है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। अगर इस पॉइंट को हम देखें कि कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिसे आर्मी इलेक्ट करेगी, इस पॉइंट को देखने के बाद आप चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नो। चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि सभी मेंबर्स इलेक्ट किए जाएं जनता के द्वारा से तो हम कह सकते हैं चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ मेंबर्स को आर्मी इलेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट से चाइना आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, चाइना में सिर्फ वन पार्टी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हर बार इलेक्शन लड़ती है, एंड वहां पे दूसरी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं दी जाती है। दूसरी पार्टी जो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं उन्हें अपना सपोर्ट देना होता है किसे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, तब तो वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी है या फिर उस पार्टी को सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं, एंड वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो इस कंडीशन को देखने के बाद में आप चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आपने देखा होगा कि यहाँ पे किसी भी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए मना नहीं किया जाता, सब पार्टी इलेक्शन को लड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर चाइना में कोई एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे अप्रूवल लेना होता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। तो यहाँ पे इस पॉइंट को देखने के बाद में आप चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती तो वहां पे लोगों को फ्रीडम होती कि वो इलेक्शन को फाइट कर सकें, उन्हें किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। तो इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो इलेक्शन कराए जाते हैं, इलेक्शन लोगों को चॉइस नहीं दे रहे कि वो अपनी पसंद की गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकें। क्यों चॉइस नहीं है? क्योंकि लोगों को सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही चूज करना होता है। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ही मात्र लोग इलेक्ट कर सकते हैं, या उन पार्टी को इलेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने अपना सपोर्ट दिया होगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चाइना में लोगों के पास में रियल चॉइस नहीं है, तो हम कह सकते हैं चाइना आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इस केस स्टडी के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होगा? द इलेक्शन इन चाइना डू नॉट प्रोवाइड ए रियल चॉइस टू वोटर्स। इसे करना होगा एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि चाइना के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो लोगों को रियल चॉइस प्रोवाइड नहीं कर रहे।
तो आप देख सकते हैं कि रियल चॉइस क्यों प्रोवाइड नहीं की जा रही यहाँ पर, क्योंकि लोगों के पास में सिर्फ चॉइस क्या है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ही इलेक्ट करें या फिर उन पार्टी को इलेक्ट करें जो अपना सपोर्ट देती हैं कम्युनिस्ट पार्टी को। तो यहाँ पे लोगों के पास में क्या नहीं है, लोगों के पास में यहाँ पे रियल चॉइस नहीं है। अब हमें स्टडी करना है मेक्सिको की केस स्टडी को, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मेक्सिको एक देश है एंड सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मेक्सिको में क्या हुआ एंड लास्ट में हम देखेंगे क्या मेक्सिको एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं। तो देखते हैं मेक्सिको में क्या हुआ। मेक्सिको गेट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930। मेक्सिको 1930 में आजाद हुआ, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर मेक्सिको में हर 6 ईयर के बाद में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 6 years। नेक्स्ट पॉइंट, मेक्सिको में कभी भी मिलिट्री रूल नहीं रहा। मेक्सिको में कभी भी मिलिट्री रूल नहीं आया और ना ही वहां पर कभी भी डिक्टेटरशिप आती है। तो यानी इस तरह से मेक्सिको में सिर्फ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश रहती है। 1930 से लेकर 2000 के बीच तक मेक्सिको में जो इलेक्शन हुए तो उसमें सिर्फ वन पार्टी इलेक्शन को जीतती है। उसका नाम क्या था, उसका नाम था PRI। यानी कि आप कह सकते हैं बिटवीन 1930 to 2000 देयर वाज ए पार्टी कॉल्ड PRI हु विन ऑल द इलेक्शंस, ठीक है। PRI का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि PRI जो पार्टी थी वो हर बार इलेक्शन क्यों जीतती थी। तो उसका रीजन था PRI जो थी कुछ डायरेक्टरी ट्रिक्स को अपनाती थी, इसी वजह से वो हर बार इलेक्शन को जीतती थी। तो हमें देखना है कि PRI कौन कौन से डायरेक्टरी ट्रिक्स को अपनाती थी। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन एनी फाइव डायरेक्टरी ट्रिक्स adopted by PRI to win election in Mexico। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है एंड इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली याद कर सकते हैं। PRI द्वारा जो डायरेक्टरी ट्रिक्स अपनाई जाती थी, आइए हम उनको देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा जाएगा ऑल दोस पर्सन हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस। ऑल दोस पर्सन हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस वर आस्क्ड to attend मीटिंग। जो पर्सन गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयड है उसे PRI की मीटिंग को अटेंड करना पड़ता था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं क्या करते थे, फोर्स पेरेंट्स टू गिव वोट इन फेवर ऑफ
PRI। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि वो PRI को वोट दें। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो मीडिया होती थी, मीडिया दूसरी पार्टीज की एक्टिविटीज को इग्नोर करती थी। मीडिया इग्नोर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टीज एक्सेप्ट क्रिटिसाइज देम। मीडिया जो है दूसरी पार्टीज की एक्टिविटीज को इग्नोर करती थी। दूसरी पार्टी ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो वो मीडिया में इसको पब्लिश नहीं किया जाएगा, मीडिया उसको इग्नोर कर देगी। लेकिन अगर दूसरी पार्टी से कोई भी खराब काम हुआ है तो उसको मीडिया कैच करेगी एंड जनता को दिखाएगी कि देखो कि दूसरी पार्टी कितना खराब काम करती है। मीडिया कभी भी उन पार्टी की अच्छी बातों को दिखाएगी नहीं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता था, समटाइम द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू another place at the last moment में सपोज आज वोटिंग होने वाली है, वोटिंग से कुछ टाइम पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोलिंग बूथ को ही चेंज कर डाला एंड पोलिंग बूथ को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो इससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। सपोज किसी एरिया में एक पोलिंग बूथ है, लोगों ने उसे देखा हुआ है कि इस जगह पर जाकर हमें वोट देना है, लेकिन क्या हुआ, वोटिंग से पहले पोलिंग बूथ को चेंज कर दिया एंड उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जो काफी दूर है। तो हो सकता है कि लोगों ने उसे ना देखा हो, तो ऐसे में लोग उस जगह पर जाकर वोट को नहीं दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे PRI के जीतने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि लोग दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए उस जगह पर जा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से पार्टी कौन सी जीतेगी, PRI पार्टी जीतेगी। एंड लास्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, PRI जो है, PRI जो पार्टी है, स्पेंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन इलेक्शन। PRI पार्टी जो है बहुत बड़ी संख्या में पैसा खर्च करती है इलेक्शन में, तो इससे क्या होगा, दूसरी पार्टी के जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, डिस्क्राइब एनी 5 dirty tricks adopted by PRI टू विन इलेक्शन इन मेक्सिको, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि वहां पर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते थे, जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें पार्टी की मीटिंग को अटेंड करना कंपलसरी था। टीचर जो थे बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि आपको वोट देना है तो सिर्फ PRI को ही देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मीडिया जो थी, मीडिया दूसरी पार्टी की एक्टिविटी को इग्नोर करती थी एंड उनकी कमियों को निकालती थी। जो उन्होंने कुछ गलत काम किया उसको जनता को दिखाती थी, लेकिन उनके अच्छे कामों को दिखाती नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि गवर्नमेंट क्या करती थी, लास्ट मोमेंट पर पोलिंग बूथ को दूसरी जगह शिफ्ट कर देती थी, जिससे लोग उस एरिया में जाकर वोट ना डाल सके। एंड PRI पार्टी जो थी बहुत बड़ी संख्या में पैसा खर्च करती थी इलेक्शन के ऊपर, जिससे कि वो आसानी से जीत सके। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें देखना है कि मेक्सिको एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं। क्वेश्चन क्या होगा, इज मेक्सिको ए डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट। मेक्सिको एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं, तो आप दे सकते हैं इसका आंसर कि मेक्सिको एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब कैसे नहीं है, तो इसके कई सारे रीजन है, आप इन पॉइंट को देख सकते हैं। मेक्सिको में जो इलेक्शंस होते हैं वो एक रेगुलर इलेक्शंस होते हैं एंड इलेक्शन वहां पर एवरी 6 ईयर के बाद में होते हैं, यानी कि वहां इलेक्शन जो है रेगुलर हो रहे हैं, हर 6 साल के बाद में इलेक्शन वहां पर होगा। तो इस पॉइंट को देखने के बाद में कोई पर्सन कह सकता है कि वहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन
रेगुलर हो रहे हैं। दूसरी बात, मैक्सिको के अंदर कभी भी मिलिट्री रूल नहीं आया एंड वहां पर कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं आई। तो ये बात भी प्रूव करती है कि मैक्सिको आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट पॉइंट, 1930 से लेकर 2000 के बीच में मैक्सिको में सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती है। अब इस पॉइंट को देखने के बाद में आपको मन में आ रहा होगा कि ऐसी क्या बात है कि मैक्सिको में सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती है, दूसरी पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं जीत सकती? हो सकता है उस पार्टी ने कुछ अच्छा काम किया हो, लेकिन एक बार जीत जाएगी, 2 बार जीतेगी, 3 बार जीतेगी, कितनी बार जीतेगी? तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत है। तो यहाँ पर हमें डाउट है कि वहां पर कुछ ना कुछ गलत काम हो रहा है, इसी वजह से एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती है। एक पॉइंट और है यहाँ पर कि मैक्सिको में जो आपकी अपोजिशन पार्टी होती हैं, अपोजिशन पार्टीज कैन आल्सो कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि वहां इलेक्शन लड़ने के लिए किसी को मना नहीं किया गया है। वहां पर अपोजिशन पार्टीज भी इलेक्शन को लड़ सकती हैं। इस पॉइंट को देखने के बाद में आप कह सकते हैं कि मैक्सिको में क्या है, एक डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। लेकिन जो पार्टी जीतेगी, वहां इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जो वहां पार्टी जीतेगी वो पार्टी कौन सी होगी? PRI। तो इस बात को लेकर हमें डाउट है। इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जीतेगा कौन? PRI। तो इसमें हमें डाउट है कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, क्योंकि PRI ने कुछ गलत काम किया होगा। तो यहां पर हमें क्या डाउट है? अब डाउट क्या है? तो आपने देखा कि PRI यानी इसका नाम क्या था? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो PRI क्या करती थी? PRI एडप्ट डायरेक्टिव ट्रिक्स, टू विन इलेक्शंस। और जिस जगह पर इलेक्शंस में डायरेक्टिव ट्रिक्स अपनाए जाएं, तो उस देश को हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो इसी वजह से आपकी जो मैक्सिको कंट्री है वो आपकी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वहां पर जो PRI पार्टी जो थी इलेक्शन को फेयर तरीके से नहीं लड़ती थी। चाइना एंड मैक्सिको की केस स्टडी को पढ़ने के बाद हम इसमें से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैक्सिको में एंड चाइना में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो लोगों को फेयर चॉइस नहीं दे रहे। आपने चाइना की केस स्टडी में देखा था कि वहां पर सिर्फ 1 पार्टी थी जिसका नाम था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वो पार्टी ही इलेक्शन लड़ सकती थी, या वो पार्टी इलेक्शन लड़ सकती थी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करती हैं। तो वहां पे लोगों के पास चॉइस कहां पे थी? वहां पे लोगों के पास चॉइस ही नहीं थी। उन्हें सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ही चूज करना होता था, या उन लोगों को चूज करना होता था जिसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अप्रूव किया हो, या उन पार्टी को चूज करना होता था जो अपना सपोर्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को देती हैं। तो वहां पर हो क्या रहा था? हर इलेक्शन के बाद में जो गवर्नमेंट बनती थी वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती थी। एंड सेकंड केस जो आपने देखा मैक्सिको का, तो मैक्सिको में आपको लगता है कि वहां पर लोगों के पास में रियल चॉइस होगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था? वहां पर अपोजिशन पार्टी भी इलेक्शन लड़ सकती थी। वहां पर कोई इलेक्शन लड़ने की बाउंडेशन नहीं है। PRI इलेक्शन लड़ सकती है, इसके साथ साथ वहां पर दूसरी पार्टी भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। तो लोगों के पास में वहां पर चॉइस है, लेकिन देखा जाए तो लोगों के पास में वहां पर रियल चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि PRI दूसरी लोगों को जीतने ही नहीं देगी। अगर लोग PRI को पसंद करें तो भी वहां पर गवर्नमेंट किसकी बनेगी? PRI की। एंड अगर लोग PRI को पसंद ना करें तो भी गवर्नमेंट वहां पर PRI की ही बनेगी। तो इस केस में आपने देखा कि अगर लोग PRI को पसंद नहीं करते, वो उसे हटाना चाहते हैं, उस गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, तो भी लोग उसे हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हर बार इलेक्शन जीत के कौन आएगा? हर बार इलेक्शन PRI ही जीत के आएगी। एंड लास्ट में हम इन दोनों केस स्टडी में से कंक्लूजन निकाल सकते हैं और इसमें से डेमोक्रेसी का एक फीचर निकाल सकते हैं जो इन दोनों केस स्टडी के अंदर छिपा हुआ है। इन केस स्टडी के अंदर फीचर छिपा हुआ है कि डेमोक्रेसी के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए कि अगर इस टाइम पर कोई प्रेजेंट में पावर में है,
प्रेजेंट में पावर में है तो उसके चांस भी होने चाहिए कि वो फ्यूचर में हार सके। तो डेमोक्रेसी का फीचर क्या होगा? फीचर ऑफ डेमोक्रेसी जो इस केस स्टडी में छुपा हुआ है। डेमोक्रेसी मस्ट बेस्ड ऑन फेयर एंड फ्री इलेक्शन where those currently in power have a fair chance of losing। देखिए डेमोक्रेसी का जो फीचर इन दोनों केस स्टडी में छुपा हुआ था वो कौन सा था? डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, यानी कि इलेक्शन बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए एंड इलेक्शन के अंदर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसे इलेक्शन होते हैं तो क्या होगा? इस तरह के इलेक्शन होंगे तो वहां पे क्या होगा? जो लोग अभी पावर में हैं, दोस करंटली इन पावर, यानी कि जो पार्टी अभी पावर में है उस पार्टी की फ्यूचर में हार जाने का भी चांस होगा अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री तरीके से कराए जाते हैं। तो अगर इलेक्शन ठीक से कराए जाए, इसमें कोई चीटिंग ना हो, तो इस टाइम पे जो गवर्नमेंट पावर में है वो गवर्नमेंट फ्यूचर में हार सकती है। आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। हम इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है एंड इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी। तो आपने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस हार गई, फिर बीजेपी बनी। बीजेपी के भी फ्यूचर में हारने के चांसेस होंगे क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन जो कराए जाते हैं वो फेयर तरीके से कराए जाते हैं। तो इस दोनों केस स्टडी को पढ़ने के बाद में जो हमें कंक्लूजन मिला और इसमें जो डेमोक्रेसी का फीचर था वो कौन सा था कि यहाँ पर इलेक्शन जो कराए जाने चाहिए वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करानी चाहिए एंड उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो लोग अभी पावर में हैं वो भी फ्यूचर में हार सकें। आई होप आपको ये दोनों केस स्टडी समझ में आई होंगी एंड इन दोनों केस स्टडी में जो डेमोक्रेसी का फीचर छिपा हुआ था वो भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।